दोस्तों वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा आपकी 30 जो है जुलाई को होने वाली है और निश्चित तौर पर ये परीक्षा 30 जुलाई को ले ली जाएगी। आज हो गया 18 तारीख, यानी कि आपके पास अभी भी लगभग 12 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों। इसीलिए हम आज को आपको इस वीडियो में जो 2019 का आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसमें 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है तो भी आप इसको रिवीजन मान के सॉल्व करिए और 100 में से जो है आप कम से कम जो है 75 से 80 का जो है आपको टारगेट रखना है कि आपको कम से कम यहाँ पर 100 में से 75 से 80 क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 100 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट ये है और इसको जो है आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम पर जाकर जब आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आसानी से जो है आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा जल्दी हम 100 प्रश्न देखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है देख पाएँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता था यह मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो ये जो है जैनियों द्वारा निर्मित करवाया गया था और जो दिलवाड़ा का मंदिर है जैन मंदिर, आप नाम से देख रहे हैं जैन मंदिर, जैनियों द्वारा जो है निर्मित करवाया गया था। तीसरा प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है। देखिए आप यहाँ पर याद रखिए कि जो गीत गोविंद है यह जयदेव की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। कल्हड़ ने क्या लिखा था, तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास जो है इसका वर्णन मिलता है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी। देखिए कालिदास ने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, जैसे कि मेघदूतम, कुमार संभव, ये सब इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। चौथा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो जो शिवाजी थे इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। कब हुआ था, 1674 में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर B चौथे प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सी गुरु। देखिए जो आपके 1 से लेकर 10 तक सिख गुरु हैं इनको आप नाम याद कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है। तो जो अकाल तख्त का निर्माण था वो करवाया था गुरु हरगोविंद ने। किसने, गुरु हरगोविंद ने। गुरु नानक देव ने जो है इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी और खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। छठा प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी भी है। वास्को डी गामा 1498 में जो है भारत जो है कालीकट पर उतरे थे। ऑप्शन नंबर हमारा A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई। तो जो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी वो सूरत में खोली गई थी। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से संबंधित थे, इनका भी नाम याद रखिए। तो यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित था इसमें जुड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिए जो पहला इनका सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। चौरी चौरा कांड कब घटा था, 1922 में घटा था। बारदोली सत्याग्रह कब घटा था, 1928 में घटा था। ये सभी आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। तो जो केसरी संपादन था इसका संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये गरम दल के नेता में थे। देखिए लाल बाल पाल जो थे वो गरम दल के नेता में आते थे, इनका नाम याद रखिए। यहाँ से प्रश्न बनता है। 11वां है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो जो दांडी यात्रा थी इसको शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किया था और दांडी में पहुंचकर जो है इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 12वां प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्र जो है आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। टुंड्रा क्या है। तो टुंड्रा जो होता है यह शीत मरुस्थल को जो है टुंड्रा कहते हैं, शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट। 14वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। देखिए एक आसान सा तरीका है इसको याद करने का, टू सॉल्व मैथ इज ईजी। देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आपका सारे लेयर बन जाएंगे ऐसे। 15वां है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार में आ जाएगा। कौन सा, लद्दाख का पठार करेक्ट हो जाएगा। 16वां है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए यदि भारत की लंबी नदी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। यदि प्रायद्वीपीय भारत की नदी पूछेगी तो आपका गोदावरी सही आंसर हो जाएगा।
यदि पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी जो चाइना वाली है। और पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी नील नदी हो जाएगी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की, वो हो जाएगा अमेजन। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगा। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी, लंबी नदी कौन सी, तो आपका हो जाएगा वोल्गा। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखिए। 17वां है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोंकण तट कहते हैं। 18वां है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सहकारी कृषि जो है यह निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो देखिए भारत के पश्चिमी तट से संबंधित कौन सा नहीं है, देखिए नाहवा सोवा, मारमा गोवा और कोची ये सब जो है पश्चिमी तट पर है, लेकिन जो तूतीकोरिन है ये आपका पूर्वी तट पर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है किसके कारण। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण सर्दियों में दिल्ली के में जो है इलाके में वर्षा होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। तो सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है उसको NNP साधन लागत पर जो है जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भारत में राज्यों के लिए जो राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो भारत जो है 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण हमारा चेक हो जाएगा। सी ऑप्शन। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। 28वां है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू कर दिया गया। 29वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पर भारत की जनता में जो है सभी शक्ति निहित है। तो सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है भारत में जनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, किस सूची, संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 31वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है ये रखा गया है। अगला प्रश्न है 32वां, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया है और ये अब कानूनी अधिकार यानी कि यह वैधानिक अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अगला है 32वां, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है और यह जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है करता है। लोक कल्याणकारी राज्य कहाँ से लिया गया था, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है क्या। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो गुट निरपेक्षता से जो हमारा तात्पर्य होता है वो हो जाएगा शक्ति पुंजों से तटस्थता यानी कि न्यूट्रल रहना यानी किसी भी ग्रुप में शामिल न होना। 36वां प्रश्न है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था, 1945। 36वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो देखिए खेल में प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल है यह स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, स्वीडिश सेंट्रल बैंक।
40 है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसने लिखा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद माउंट गोमरी ने जो है स्पेल ऑन द टाइगर नामक पुस्तक लिखी है। 41वां प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। तो 42 नंबर का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43वां है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो देखिए, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला है, DTP का विस्तार करें। DTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। 47वां प्रश्न है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो है प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल। 48वां प्रश्न है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो जो हमारा मस्तिष्क है वो मेरु रज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। सी ऑप्शन मेरु रज्जु हमारा यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 है, रंग वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? तो यह एक आनुवंशिक रोग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान के शासक के समय में भारत आए थे? तो जो फाहियान थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और ह्वेनसांग जो है देखिए, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ह्वेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। अब देखिए, हम हमारा जीके का 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न पूरा हो गया। अब हम हिंदी के 51 से लेकर 100 तक के सारे प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, हमारा हिंदी का पहला प्रश्न क्या है? 51 और 52 में विलोम शब्द आपको चुनना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अभिसरण। देखिए, अभिसरण का विलोम होता है अपसरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुसुप्त का क्या हो जाएगा? देखिए, सुसुप्त का हो जाएगा जागृत। सुसुप्त मतलब सोया हुआ और जागृत मतलब जागा हुआ, तो इसका विलोम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 53-54 में वाक्यों में सही वाक्य चुनना है। तो देखिए, हमारा 53 नंबर प्रश्न कौन सा है? गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। देखिए, हमें इसमें से सही पहचानना है। ये गलत है। आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, ये भी गलत है। देखिए, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो पार्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए, सही पहचानना है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, गलत है। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 55-56 में हमें वाक्यांश के लिए एक एक शब्द चुनना है। तो देखिए क्या है? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर, यानी कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो दिशाएं जिनके वस्त्र हैं हमारा क्या हो जाएगा? दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। दोनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमारा हो जाएगा आंवला। आंवले को ही तत्सम में आमलक कहते हैं। अगला है, तिनका का तत्सम क्या होगा? देखिए, तत्सम होता क्या है? तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में आता है, यानी कि शुद्ध संस्कृत के शब्दों को ही हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आता है उसे हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत का शब्द है। तो तिनका को हम शुद्ध संस्कृत में क्या कहते हैं? तृण कहते हैं। तो तिनका का तत्सम जो है हमारा तृण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रविशेषण। अगला है 60, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी में कौन से विशेषण का बोध होता है? देखिए, परिश्रम जो है, परिश्रम एक गुणवाचक जो है विशेषण का बोध कराता है। क्या? ये किसी का गुण बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति परिश्रमी है, ऐसा गुण बताया जा रहा है। मंदिर का पर्यायवाची है। देखिए, इसमें से कौन सा पर्यायवाची है, इसमें से कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। तो देवगृह जो है मंदिर का सही पर्यायवाची होगा। क्या होगा? देवगृह जो है मंदिर का सही पर्यायवाची है। 62 नंबर है, तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो तृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा लिप्सा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है?
देखिए समास का प्रश्न आते ही आपको समास का विग्रह कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जब राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, राजा का पुत्र। क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र। और जहाँ पर काकी की आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के, तो जहाँ पर का आ जाएगा वहाँ पर संबंध तत्पुरुष, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत चित प्लस आनंद। ये आप याद कर लीजिए, सच्चिदानंद क्या होता है, सत चित आनंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सत चित आनंद। देखिए सत चित आनंद होगा, चित नहीं चित, तो ऑप्शन नंबर ए सत चित आनंद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जो हमारा जुगुप्सा है ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। किसका, विभत्स रस का स्थायी भाव। 66 नंबर प्रश्न है, सूरज को दीपक दिखाना का क्या अर्थ है। देखिए इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सूरज को दीपक दिखाना, यानी कि किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 67, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं। देखिए द्रविड़ मतलब दक्षिण, दक्षिण में उड़िया है, उड़िया। देखिए द्रविड़ में क्या क्या हो जाएगा, द्रविड़ परिवार की भाषा है, पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर केवल कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की, यानी कि दक्षिण परिवार की भाषा है। द्रविड़ मतलब दक्षिण, कन्नड़ हो गया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब जो है द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं। 68-69 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। भौगोलिक, पहला ही सही लग रहा है, देखिए दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक जो है बिल्कुल सही लिखा है। प्रफुल्लित देखें तो पहला प्रफुल्लित गलत है, दूसरा प्रफुल्लित गलत है, चौथा प्रफुल्लित गलत है। प्रफुल्लित ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए क्या है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या विवेक जगाता है, गलत है। आत्मविश्वास जगाता है, बिल्कुल सही है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो 70 नंबर का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है। तो बीड़ा उठाना से तात्पर्य होता है कि दृढ़ संकल्प कर लेना, यानी कि मैंने बीड़ा उठा लिया, यानी कि दृढ़ संकल्प कर लिया है। 72 है, मनोज का PCS में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो गढ़ जीत लिया का क्या अर्थ होता है, गढ़ जीतने का मतलब होता है कि कठिन कार्य पूरा हो जाना। सही आंसर क्या हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा हो जाना। 73 नंबर प्रश्न है, अंग इय ड न म कौन से व्यंजन हैं। तो अंग इय ड म ये सब जो है हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं, यानी कि इसको बोलने में हम नाक का प्रयोग करते हैं। ड इय अंग न म ये सब अनुनासिक व्यंजन है, हो जाएंगे हमारे। 74, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह आया और मैं चला गया, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय बोधक। 74वां प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न में वह आया और मैं चला गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा 74 नंबर में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए कालवाचक यानी कि जो समय बताता है, तो आज जो है समय बता रहा है, आज, कल हो गया, दोपहर, शाम, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, देखिए ये गलत हो जाएगा। देखिए मुझ पर कृपा करें सही होता है, क्या होता है, मुझ पर कृपा करें सही हो जाएगा। मेरे ऊपर कृपा करें ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य, तो देखिए प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, ये गलत है। देखिए मिश्र वाक्य मतलब जिसमें दो वाक्य हो, जैसे कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये सही है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। देखिए उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए संयोग में सम उपसर्ग है, इसमें हमें बताना है कि किसमें कौन सा उपसर्ग रहित है। तो देखिए विदेश में वी उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, सुरेश में कोई भी। देखिए सुरेश में सुर प्लस ईस, सुरेश क्या होता है, सुर ईस। देखिए विदेश में जो है उपसर्ग नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपको क्या सही लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। 79 नंबर प्रश्न है, गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है, यानी कि गर्व शून्य का मतलब क्या हो जाएगा, गर्व से शून्य। क्या हो जाएगा, गर्व से शून्य, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण में आता है से के द्वारा, गर्व से शून्य, करण तत्पुरुष सही हो जाएगा। 80 नंबर है, सब्ज बाग दिखाना का क्या अर्थ होता है। तो सब्ज बाग का दिखाना होता है कि लालच देकर बहकाना। क्या होता है, लालच देकर बहकाना। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो अधिकांश गलत है, अनुदित गलत है, प्राणायाम गलत है, त्रिपुर प्लस अरि। देखिए हमारा 81 नंबर में क्या हो जाएगा, त्रिपुर प्लस अरि यानी कि त्रिपुरारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 95 में कौन सा समास है,
तो 5 है 95 में हमारा जो सही समास हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि। देखिए 5 हैं मुख जिसके, 95 का क्या हो जाएगा, 5 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास, यानी कि जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। 83 नंबर प्रश्न है 3 13 करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो 3 13 करना का अर्थ होता है कि पृथकता की बात करना। क्या करना, पृथकता की बात करना। 84 है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि असंगत बातें करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवी प्लस अर्पण क्या हो जाएगा। 85 नंबर में देवी प्लस अर्पण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकालय में प्रत्यय क्या, देखिए प्रत्यय पीछे लगता है तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक पुस्तकीय में क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस ईय, पुस्तकीय में हमारा क्या हो जाएगा, ईय जो है प्रत्यय लगा है। 87 है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। तो स्वतंत्रता किस प्रकार का संज्ञा है, देखिए स्वतंत्रता जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा 87 का भाववाचक संज्ञा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जो मुझे है यह उत्तम पुरुष, मुझे मेरा मैं, जहाँ पर मुझे मेरा मैं ऐसा है ये उत्तम पुरुष होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसे हम विशेष से कहते हैं। अगला देखिए 90 मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया या फिर धातुएं क्या कहलाती हैं। तो उन्हें हम कहते हैं। वाटिका किसी का विकृति है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसका हो जाएगा, प्रेम वाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है ये जो है कृति है। 92 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। देखिए अली मतलब भ्रमर होता है, अली मतलब सखी भ्रमर दोनों होता है। 92 का अली मतलब देखिए रूपसी नहीं होता है। क्या होता है, रूपसी नहीं होता है। अगला है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो त थ द और स ये हमारे दंत स्वर होते हैं। क्या होते हैं, दंत, जिसको बोलते हैं इसमें दांत जीभ को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो पुल्लिंग रूप में कौन सा प्रयुक्त नहीं होता, तो जो नदी है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त है। हाथी दही पानी पुल्लिंग है, नदी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। अगला है सप्त ऋषि इससे बनी संधि है किससे। देखिए सप्त ऋषि में कौन सी संधि होती है, तो सप्त ऋषि में हमारी गुण संधि होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 96 है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको। तो जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो ठेले पर हिमालय जो है ये एक निबंध प्रकार विधा की रचना है। अगला है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं, देखिए रैदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं, इसके अलावा सूरदास नंददास और कुंभनदास अष्टछाप के कवि हैं। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में। तो देखिए अलग होने की बात कहाँ हो रही है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय गंगा से अलग ही तो हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारा 100वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी में पहचाना, देखिए 25 सही है, मुश्किल सही है, ईर्ष्या सही है, आंगन गलत लिखा है। आंगन में क्या होता है, ऊपर चंद्र बिंदी होती है, तो आंगन इस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 1 से लेकर पूरे 100 तक के प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं 2019 वाले। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हम जो है अगले जो आपका सेकंड पार्ट इसमें होता है रीजनिंग और सब्जेक्टिबिलिटी, उसमें भी जो है पूरे 100 प्रश्न करवा देंगे। वीडियो को जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।